तो कमजोर हैं। एक बात सोचिए, अगर भारत के गांव गांव, कस्बे कस्बे, छोटे छोटे शहरों में फैले हुए छोटे उद्यमी अगर अपनी मार्केटिंग सीख जाएं, सिंपल स्टेप्स में अपनी मार्केटिंग करने लग जाएं, कितना गजब हो जाए। मार्केटिंग में ही तो हम लोग कमजोर हैं। आज डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है। डिजिटल मार्केटिंग में पैसा भी ज्यादा नहीं लगता, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है कैसे मार्केटिंग करें, एक दूसरे को मदद करने की जरूरत है। आज आप देखिए, भारत के हर शहर में ऐसे अद्भुत चीजें आपको मिलेगी जिनके आधार पर पूरी दुनिया के अंदर कंपटीशन किया जा सकता है। कंपैरिजन तो है ही नहीं, तो कंपटीशन कहां होगा। छोटे से शहर ब्यावर की बात करता हूं। ब्यावर में तिल पापड़ी बनती है, अद्भुत टेस्ट होता है, अद्भुत स्वाद है इस प्रोडक्ट का, इतनी बेहतरीन क्वालिटी। इसके बावजूद वो कारीगर जो ब्यावर के अंदर तिल पापड़ी बनाते हैं, उनको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनको इतनी दिक्कतें हैं, पूछिए मत। वो अपने बच्चों से कह रहे हैं तुम ये काम भूल के ही मत करो, तुम किसी सरकारी दफ्तर में चौकीदार बन जाओ, लेकिन ये काम मत करो। अब आप सोचिए कितनी अद्भुत कला है उनके पास। अगर ब्यावर के तिल पापड़ी बनाने वाले लोगों को थोड़ी सी मार्केटिंग आ जाए, डिजिटल मार्केटिंग की मदद लें, थोड़ा सा अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएं, ब्रांडिंग कर पाएं, पोजीशनिंग कर पाएं, थोड़ा लोगों के अंदर भी अवेयरनेस जगा पाएं, उनका प्रोडक्ट पूरे भारत में बिक सकता है, उनका प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बिक सकता है। लोग दुनिया भर की चॉकलेट्स खाते हैं जो पेट के लिए अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। उसकी जगह तिल पापड़ी क्यों नहीं खाएंगे ब्यावर की? ब्यावर की तिल पापड़ी स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, हेल्थ के लिए अच्छी है, टेस्ट में भी बेहतर है। ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बिकेगा? पूरी दुनिया में बिकेगा। बेचने वाला चाहिए, मार्केटिंग की स्किल्स चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सब लोगों को ये काम करना है। सबसे पहले आपको अपनी खुद की मार्केटिंग करनी, आपकी अपनी मार्केटिंग करनी। आपको अपना एक शानदार फेसबुक पे पेज बनाना है, आप अपने बारे में अच्छा लिखना है, आपकी जो स्ट्रेंथ है उससे दुनिया को रूबरू कराना है, आपके अंदर जो खासियत है उसके बारे में दुनिया को बताना है। आप मेकअप के ऊपर अपना समय लगा रहे हैं, थोड़ा सा आपके फेसबुक पेज का मेकओवर करें, इसको अट्रैक्टिव बनाएं। थोड़ा सा अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाएं, थोड़ा सा अपनी ट्विटर प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाएं। जहां जहां पर भी सोशल मीडिया में आप इन्वॉल्व हैं, जिस जिस रूप में सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हैं, उसको अट्रैक्टिव बनाएं, ताकि आपकी जो प्रोफाइल है, आपका जो प्रेजेंटेशन है, वो अट्रैक्टिव हो सके। अगर आपका प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव होगा तो आपकी मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। मार्केटिंग की शुरुआत आप अपने आप से करें। आप इफेक्टिव ढंग से अपने आप को मार्केटिंग करेंगे। आप एक शानदार व्यक्ति हैं, लेकिन ये दुनिया को नजर आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आप बहुत शानदार व्यक्ति हैं, लेकिन आप शानदार हैं, ये बात दुनिया को कैसे पता चले? थोड़ी आपकी कलम उठाइए, कुछ ऐसे शब्द लिखिए, कुछ इस तरह की लाइन लिखिए जो आपके बारे में बता सके। मार्केटिंग की शुरुआत अपने आप से करें और फिर अपने शहर की मार्केटिंग करें, अपने कल्चर की मार्केटिंग करें, अपने समाज की मार्केटिंग करें, अपने देश की मार्केटिंग करें, अपने जीवन मूल्यों की मार्केटिंग करें। जिन जीवन मूल्यों को आपने जीवन में अपनाया है, जिन जीवन मूल्यों को आप अहमियत दे रहे हैं, उनकी आप मार्केटिंग नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? आपको अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति, इस सब की मार्केटिंग करनी है। इनकी मार्केटिंग आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे?
मैं राजस्थान के लोगों को हमेशा कहता हूं कि राजस्थान के लोग मार्केटिंग में बहुत कमजोर है, और इसका जीता जागता नमूना ये बात है कि राजस्थान की भाषा है राजस्थानी, वो इतनी समृद्ध भाषा है, इतनी शानदार भाषा है, इतनी अद्भुत भाषा है, इतनी मिठास है उसके अंदर, लेकिन राजस्थानी लोगों को इसकी मार्केटिंग नहीं आती। इसके कारण आज तक इस भाषा को रिकॉग्निशन नहीं मिला है, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है। छोटी छोटी भाषाओं ने मान्यता हासिल कर ली, लेकिन राजस्थानी भाषा मान्यता हासिल नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? आप लोगों के कारण। तो जहां कहीं भी कमजोरियां हैं, वो कमजोरियां मार्केटिंग के कारण, टेक्निकल कमी के नहीं है। राजस्थानी भाषा बहुत समृद्ध भाषा है, बहुत शानदार भाषा है, कमी एक ही है, मार्केटिंग। राजस्थान या पूरे भारत के अंदर फैले हुए हस्तशिल्प उद्योग अद्भुत हैं, कमी एक ही है, मार्केटिंग। इस मार्केटिंग की कमी के कारण खामियाजा हमारी पूरी संस्कृति को, हमारी पूरी सभ्यता को आज सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश इतनी बुरे हाल में है। क्यों? वो देश जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहती थी, जिस देश की जीडीपी पूरी दुनिया की जीडीपी का 80% थी, एक समय पूरी दुनिया में जितना इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था उसका 80% भारत से होता था। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके अंदर उत्कंठा जगे इस देश को समझने की, इस देश की समस्याओं को समझने की, इस देश की समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ प्रयास करने की। आपके जैसे 10 युवा अगर आगे आ जाएं इस देश की समस्याओं के ऊपर डायरेक्ट एक्शन करने की, तो हो सकता है इस देश की समस्याएं छू मंतर हो जाए। ये देश अद्भुत देश था। हजारों वर्षों तक पूरी दुनिया के लोग भारत इसलिए आते थे ताकि वे अपनी गरीबी दूर कर सकें। हजारों वर्षों तक इस देश में लुटेरे भी आए, डाकू भी आए, विदेशी आक्रांता भी आए, कोलंबस, वास्को डी गामा जैसे लोग भारत को ढूंढते रहे, क्योंकि सोने की चिड़िया था। और सोने की चिड़िया इसलिए था क्योंकि यहाँ पर उद्यमिता थी, हर व्यक्ति इनोवेटर था, हर व्यक्ति स्किल्ड था, हर व्यक्ति के पास हुनर था, हर व्यक्ति के पास उद्यमिता थी। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल्स, ये तीनों चीजें हर व्यक्ति के पास थी। तो फिर इस देश में क्या कमी थी? कमी एक ही थी, कमी ये थी कि इस देश के लोगों को फूट डालो और राज करो की पॉलिसी के तहत डिवाइड किया जा सकता था। इस देश के लोगों के दिमाग में भ्रांतियां डाली जा सकती थी। आपको पता है कि धरती पर घूमने वाले प्राणियों में सबसे ताकतवर प्राणी है हाथी, लेकिन आप उस हाथी के ऊपर शासन कर सकते थे। उस हाथी के दिमाग में बिठा दो कि तुम बिल्कुल कमजोर हो, वो हाथी आपके कहे अनुसार करेगा। एक डोरी से बांध दोगे वो बैठ जाएगा। अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ में ऐसे ही किया, भारतीयों के दिमाग में बात बैठा दी कि तुम कमजोर हो, तुम कुछ नहीं जानते। इतिहास को पूरी तरह से बदल के रख दिया। आज किसी भारतीय को पूछते हैं आपने स्कूल में क्या पढ़ा, तो वो बोलेगा कि स्कूल में ये पढ़ा कि हम भारतीय लोग गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं। और क्या पढ़ा? तो बोलेगा करीब 1500 साल पहले भारत के अंदर प्राचीन सभ्यताएं लुप्त हो गई और उसके बाद नई विकास की दिशा शुरू हुई। अंग्रेजों में ने पुनर्जागरण के बाद भारत में विकास की धारा शुरू की।
वो वही बताएगा तो उसने इतिहास में पढ़ा है। भारत के हजारों वर्ष पुराने इतिहास के बारे में वो कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि उसने कुछ पढ़ा ही नहीं उनके बारे में। वो ये नहीं बताएगा कि भारतीय वो लोग थे जिन्होंने दुनिया का सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट भारतीयों ने बनाया था, जो इंडोनेशिया में है, जकार्ता में है। वो ये नहीं बताएगा कि आज से 300 साल पहले पूरी दुनिया का 80% एक्सपोर्ट भारत से ही होता था। दुनिया में हर प्रोडक्ट जो पूरी दुनिया में मिलते थे वो सब भारत में ही बने हुए होते थे, क्योंकि इतिहास में ये नहीं पढ़ाया गया। इतिहास में वही तथ्य बताए गए जिससे आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि आप आपस में भाई भाई लड़ते रहें और भाई भाई जातिगत धार्मिक आधार पर किसी न किसी आधार पर आपस में लड़ते रहें, अपने हुनर को भूल जाएं, अपनी कुशलता को भूल जाएं। जिन लोगों के पास में सबसे ज्यादा साइंटिफिक कैपेबिलिटी है उनको अंग्रेजों ने अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी डिक्लेयर कर दिया। ओबीसी डिक्लेयर कर दिया अदर बैकवर्ड क्लासेस, जबकि उन लोगों के पास सबसे ज्यादा साइंटिफिक टेम्पर है, साइंटिफिक चेतना है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको म्यूट करने। आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर दें। खुशी मुंदड़ा, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं बेटा? खुशी मुंदड़ा, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं क्या? क्या आप में से कोई खुशी को फोन कर सकते हैं कि खुशी आप अपने आप को म्यूट कर दें? क्या आप में से कोई खुशी को फोन करके इन्फॉर्म करेंगे कि वो म्यूट कर दे अपने आप को? हेलो, मैंने चैट बॉक्स पे भी लिखा है, खुशी शायद सुन नहीं रही। कृपया आप लोगों से अनुरोध है, अगर किसी के पास उसके नंबर हो तो खुशी को अनुरोध करें मेरी तरफ से कि वो म्यूट कर दे अपने आप को। उसका कॉल नहीं लग रहा है सर। प्लीज मैसेज डाल दें उसको, अगर आप में से किसी के पास उसके नंबर हो तो उसको एसएमएस डाल दें ताकि व्हाट्सएप पे वो, मैसेज। हाँ भेज दीजिए। हम लोग जो बात कर रहे थे उस पर वापस आते हैं। शुरुआत करिए अपनी आपकी मार्केटिंग से। बड़ी मुश्किल बात है लेकिन फैक्ट यही है कि भारतीय लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी है। आप लोग इस एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था के पार्ट हैं, एक ऐसी व्यवस्था के दौर से निकल करके आप लोग आए हैं कि आप सबके अंदर आत्मविश्वास डगमगा रहा है। आपके अंदर अपने आप के प्रति विश्वास नहीं है, अपनी लैंग्वेज के बारे में विश्वास नहीं है, अपने कल्चर के बारे में आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, अपनी भाषा के बारे में आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, अपनी संस्कृति के बारे में आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है। तो प्रश्न उठता है आप अपनी मार्केटिंग कैसे करेंगे? मार्केटिंग का सबसे पहला असूल तो यही है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लबालब भरा हुआ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा हुआ हो। जब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो पहले अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाइए। अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे जगाएं? भारत को फिर से खोजिए, अपने आप को खोजिए, अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करिए, अपने कल्चर की स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करिए, अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझने की कोशिश करिए। मेरी बात आपको शायद अजीब लगे, लेकिन दुख की बात यह है कि आपको अपने बारे में कम जानकारी है, दूसरों के बारे में ज्यादा है। आज हर भारतीय की हालत यह है कि उसे अमेरिका के बारे में ज्यादा मालूम है, भारत के बारे में कम। उसे इंग्लैंड के बारे में ज्यादा जानकारी है, भारत के बारे में कम जानकारी है।
उसे यूरोप के इतिहास के बारे में ज्यादा जानकारी है, भारत के इतिहास के बारे में कम जानकारी है, तो फिर कैसे मार्केटिंग करेगा? मार्केटिंग के लिए अपने आप को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करिए। मार्केटिंग किस पे की जाती है? अपनी स्ट्रेंथ पे। आपको आपकी स्ट्रेंथ नहीं मालूम, आप मार्केटिंग कैसे करेंगे? अपनी मार्केटिंग के लिए अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करिए। आपके जो ब्लाइंड स्पॉट हैं, आपकी ताकत जो आपसे ही छुपी हुई है, आपकी जो पहचान जो आपसे ही छुपी छुपी हुई है, मैं कैसे दिखाऊं आपको वो आईना जो आपको आपकी ताकत दिखा सके? यू रिक्वायर अ मिरर। आपको एक मिरर की जरूरत है, एक ऐसा मिरर जो आपकी ताकत को आपके सामने प्रस्तुत कर सके, आपकी अद्भुत क्षमता को आपके सामने प्रस्तुत कर सके। अभी आपको बायोडेटा बनाने के लिए बोला जाएगा तो आधे पेज का बायोडेटा बना के छोड़ देंगे आप। आपकी तमाम अचीवमेंट्स, आपकी तमाम सफलताएं, आपके तमाम कंट्रीब्यूशन सब इग्नोर कर दिए जाएंगे आपके द्वारा। और दूसरे, आप बताएंगे नहीं तो दूसरे को कैसे पता लगेगा? तो क्यों आप ऐसे मौके ढूंढ रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपका बायोडेटा देखकर ही आपको रिजेक्ट कर दे? एक ऐसा बायोडेटा जिसमें आप अपने बारे में पूरी तरह से हाईलाइट ही नहीं करते, अपनी स्ट्रेंथ को हाईलाइट ही नहीं करते, अपने कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट ही नहीं करते। लेकिन बायोडेटा बनाने के लिए जरूरत है आपके अपने कॉन्फिडेंस की, अपने इन्वॉल्वमेंट की। क्या आपका 100% इन्वॉल्वमेंट है अपने करियर बिल्डिंग के लिए? क्या आप 100% कॉन्शियस हैं अपने करियर को बढ़ाने के लिए? क्या आप 100% कॉन्शियस हैं अपने प्रोफेशनल करियर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए? क्या आपके अंदर पैशन है, जुनून है प्रोफेशनल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में प्रोफेशनल सफलता हासिल करने के लिए? वो जुनून जरूरी है। वो जुनून नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अपने कमरे में बड़े बड़े अक्षरों में अपने लक्ष्य लिखिए, बिल्कुल बोल्ड, आपके जीवन के लक्ष्य जो इसी जीवन में आपको हासिल करने हैं। अगला जीवन नहीं मिलेगा, क्या पता अगला जीवन में हम इंसान बनेंगे, क्या बनेंगे। तो इस जीवन के जो हमारे लक्ष्य हैं बड़े बड़े अक्षरों में बोल्ड लिखिए। और ध्यान रखिए, लक्ष्य रखने में कंजूसी मत करिए। वो लक्ष्य जो आपको सफलता की उच्चतम ऊंचाइयों तक ले जा सकें, खुल करके लक्ष्य रखिए। आज कलम आपके हाथ में है, कल भविष्य आपके हाथ में होगा। जिस दुनिया में हम जीते हैं उस दुनिया को बनाने वाले हम लोग, उस दुनिया को बिगाड़ने वाले हम लोग, इस दुनिया का भविष्य हम लोग बनाने वाले, इस दुनिया का भविष्य हम लोग बिगाड़ने वाले। अगर इस दुनिया में कोई प्रलय आएगा तो प्रलय लाने वाला कोई भगवान नहीं होगा, वो प्रलय बनाने वाले हम लोग होंगे। हमारे छोटे छोटे काम एक दिन एक्यूमुलेट होकर के इस दुनिया में प्रलय ला देंगे। अगर इस दुनिया में भयंकर विपत्ति आती है तो उस विपत्ति को लाने वाले हम लोग ही होंगे, हमारी कलेक्टिव इनिशिएटिव। और इस दुनिया में अच्छी बात होगी, हर तरफ सुख चैन होगा, भारत फिर से सोने की चिड़िया होगी, तो उसके लिए भी योगदान आपका ही होगा, सबसे बड़ा योगदान आपका होगा। अगर भारत में तरक्की होगी, भारत के उद्योग धंधे फिर से पनपने लग जाएंगे, हस्तशिल्प फिर से अपनी ऊंचाइयों पर होगा, वो ब्यावर के तिलपापड़ी बनाने वाले कलाकार जिनको इतनी अद्भुत प्रोडक्ट बनाने के बावजूद आज रोजी रोटी नसीब नहीं हो पाती, अगर वो अद्भुत ब्यावर की तिलपापड़ी बनाने वाले अपने प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में बेचेंगे तो वो भी आपके कारण होगा। वो सरदार शहर के फीनी के कारीगर जो इतनी अद्भुत फीनी बनाते हैं, पूरी दुनिया में बिकनी चाहिए उनकी फीनी, अगर वो लोग फिर से आबाद हो जाते हैं, अगर उनके प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में छा जाते हैं तो आपके कारण होगा। अगर पुष्कर का स्वादिष्ट मालपुआ, नागौर का स्वादिष्ट मालपुआ, चिड़ावा का पेड़ा
कितना अद्भुत स्वाद है इस प्रोडक्ट का। बीकानेर के अंदर पाई जाने वाली सांगरी अद्भुत टेस्ट है, शानदार टेस्ट और स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम। केर और सांगरी का अचार पूरी दुनिया में छा जाता है तो वो आपके कारण हुआ। और फिर जिस प्रकार अभी भारत से रुपया विदेशों में जा रहा है, करीब 5,000 विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में इसीलिए आती हैं ताकि भारत से रुपए कमा सके और भारत से रुपए को अपने देश में ले जा सके, और फिर भारत के कारीगरों के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में छाएंगे तो डॉलर्स का जो इनफ्लो होगा, डॉलर्स पूरे दुनिया से भारत में आएगा तो वो भी आपके कारण होगा। आप अपनी अद्भुत क्षमता से छोटे से छोटे उद्यमी को सिंपल फाइनेंशियल प्रिंसिपल समझा करके मार्केटिंग और फाइनेंस, ये दो चीजें हर व्यक्ति को, छोटे से छोटे उद्यमी को आप सिखाते हैं सिंपल लैंग्वेज में, सरल भाषा के अंदर। सरल भाषा में हर व्यक्ति को मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केटिंग और फाइनेंस के बेसिक प्रिंसिपल्स हर व्यक्ति अगर समझ जाए, उनको जीवन में लागू करना शुरू कर दे, आपकी कंसल्टेंसी से फायदा उठाना शुरू कर दे, तो कल्पना करिए भारत का हर छोटे से छोटा एंटरप्रेन्योर खुशी खुशी दुनिया भर का इनकम टैक्स भारत सरकार को दे देगा। आज तो उसके पास इनकम ही नहीं है, टैक्स कहां से दे बेचारा। आज तो उसकी हालत बहुत खराब है। आज इनकम तो सिर्फ सरकारी अधिकारियों के पास है, बाकी सबके पास तो खर्चा ही खर्चा है। आज इनकम तो, शुद्ध इनकम तो सिर्फ सरकारी अधिकारियों के पास और कुछ हॉस्पिटल्स के पास है। हॉस्पिटल्स और सरकारी महकमों को छोड़ दें तो बाकी अपने खर्चे भी वसूल नहीं कर पा रहे। कोरोना काल के अंदर पूरा इकोनॉमिक सिस्टम, लेकिन यही वो समय है। देखिए, जब मुश्किलें आती है तो आपकी क्षमताओं का इम्तिहान होता है। जब मुश्किलें आती है तो आपकी योग्यता का इम्तिहान होता है। तो ये आपके इम्तिहान का समय है। यही वो समय है जब जो ज्ञान आपके पास है, उस ज्ञान के इस्तेमाल से अगर एक छोटा व्यापारी अपनी रोजी रोटी चलाने में सक्षम हो जाता है आपके ज्ञान से, आपके ज्ञान से, आपकी सलाह से, आपकी कंसल्टेंसी से, एक छोटा उद्यमी अगर अपने व्यापार को चालू रख पाता है इस मुश्किल घड़ी में, तो मेरे ख्याल से आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान तो वही है ना जिसके एप्लीकेशन से, जिसके इस्तेमाल से दुनिया को फायदा हो। आपके ज्ञान से दुनिया को फायदा हो, और दुनिया में मैं तो कहता हूं सबसे पहले आपके पड़ोसी को फायदा। आज कोरोना काल के बाद में एक ऐसा समय आने वाला है जब पूरी दुनिया में ऐसी सांस्कृतिक विरासत कहीं नहीं मिलेगी जो कभी बीकानेर जैसे छोटे शहरों में हुआ करती थी, जहां असल में लोगों के अंदर अपनापन था, जहां व्यक्ति पड़ोसी की भले की कामना करता था, हर व्यक्ति एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानता था। शहर एक ऐसा होता था जिसके अंदर लोग एक बड़े कुनबे की तरह रहा करते थे। वो बातें विलुप्त हो जाएगी, लेकिन उस विरासत से जो ट्रेनिंग आपने ली है, जो प्रशिक्षण आपने लिया है, वो जीवन मूल्य बन गए। वो आपके जीवन के अंदर आपके डीएनए का पार्ट बन गए, और उसके कारण आप जो निर्णय लेंगे उससे बहुत शानदार निर्णय आगे आएंगे। जो आपका बैकग्राउंड है वो आपको लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग में, लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट के लिए बहुत सशक्त बना देता है। आज जहां पर भी ऑर्गेनाइजेशंस की हालत खराब है, वहां पर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के टूल्स अपनाए जा रहे हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के टूल्स वही हैं जो हजारों वर्षों पहले भारत की संस्कृति के पार्ट थे। जैसे लोगों के अंदर आपसी संवाद कैसे करें, लोगों के अंदर समझ कैसे विकसित करें, एक दूसरे के प्रति समझ कैसे विकसित करें,
ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के अंदर चेतना का जागरण कैसे करें। यही तो बातें हमारे ऋषि मुनियों की चिंतन का आधार थी। कभी आपको समय मिले तो भारत के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करिए। अफसोस ये है कि किसी भी भारत के प्राचीन ग्रंथ को भारत के किसी भी शिक्षण संस्थान में नहीं पढ़ाया जाता है। भारत के शिक्षण संस्थानों ने अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था को ब्लाइंडली फॉलो किया। आजादी के 70 साल हो गए, लेकिन शिक्षा तंत्र आज भी उसी गुलामी के दौर से गुजर रहा है। आपको एक भी शिक्षण संस्थान नहीं मिलेगा ऐसा जहां पर भारत के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन और अध्यापन किया जाता हो। रेगुलर शिक्षण एजुकेशन। आज से करीब 3 दशक पहले एक विश्वविद्यालय में मैंने प्रयास किया, वहां की बोर्ड ऑफ स्टडीज के अंदर मैंने शामिल करवाया भगवत गीता, भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर एमबीए प्रोग्राम के अंदर। और मुझे अफसोस ये जानकर के हुआ कि जैसे ही मैंने वो विश्वविद्यालय छोड़ा, उसके बाद अगली बोर्ड ऑफ स्टडीज मीटिंग के अंदर उन सबको बदल दिया गया। बोले कि ये सब क्या पढ़ाना, ये तो पढ़ाया नहीं जा सकता। भारतीय लोगों के अंदर हीन भावना इतनी भर चुकी थी, इतनी भर चुकी है कि उन्हें भारत के प्राचीन ग्रंथ पढ़ने के अंदर हीन भावना आती है, पढ़ाने में हीन भावना आती है। आपको किसी भी शिक्षण संस्था में, महाविद्यालय में, स्कूल में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे, उनके अंदर हीन भावना भरी हुई। लेकिन ये जान के ताज्जुब होगा कि इसी ग्रंथ को यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर बड़े आदर के साथ लोग पढ़ते हैं, इसलिए ताकि उनका भी कल्याण हो। तो उस देश का क्या करें, उस देश के बारे में क्या बात करें जहां हर व्यक्ति के अंदर हीन भावना भरी, जहां हर व्यक्ति के अंदर मार्केटिंग की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में ये बात कही कि कहना आसान है, मगर हर भारतीय के लिए सबसे मुश्किल काम यही है, अपनी मार्केटिंग। आपके लिए भी सबसे मुश्किल काम यही है, अपनी मार्केटिंग। अपनी मार्केटिंग भारतीय लोग जानते ही नहीं है, और आज तो बिल्कुल आत्मविश्वास की कमी है उनके अंदर। आप किसी भी देश के अंदर जाइए, भारत को छोड़ करके, वहां के लोग अपनी मातृभाषा को बड़े फक्र से, बड़ी रिस्पेक्ट से, बड़े आदर से बताते हैं। अपनी मातृभाषा का अपमान बर्दाश्त नहीं करते। भारत एकमात्र ऐसा देश मिलेगा आपको जहां पर हर व्यक्ति अपनी मातृभाषा का अपमान करता हुआ नजर आएगा। अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान बहुत मुश्किल है भारत में ढूंढना। तो फिर मार्केटिंग कहां से होगा? मार्केटिंग का दूर दूर तक अता पता ही नहीं है। हमारे अंदर अपने प्रति विश्वास नहीं है, अपने प्रति आत्मविश्वास नहीं, संस्कृति के प्रति सम्मान नहीं। हाउ कैन वी पोजिशन आवरसेल्व्स? हाउ कैन वी ब्रांड आवरसेल्व्स? हाउ कैन वी क्रिएट अ ब्रांड ऑफ आवर ओन? वी कैन नॉट। Marketing starts with self-understanding, self-confidence. We do not have. अपने बारे में विश्वास नहीं, अपने अंदर अपने आप के प्रति विश्वास नहीं। How can we start? We cannot start. So we have to reinvent ourselves. अपने आप को पहले खोजना है, अपने प्रति, अपने बारे में आत्मविश्वास जगाना है। बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, दुनिया भर के लोगों को अलग अलग तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। कहीं ये समस्या है कि अभाव ही अभाव है, और कहीं भारत जैसा देश है, अभाव नहीं है लेकिन विश्वास की कमी, विश्वास की कमी। कमी यहां पर दूसरी है, वहां पर यह कमी है कि वहां पे साधन नहीं है, स्किल्स नहीं है। आजकल एक फैशन बन गया है, पूरी दुनिया के अंदर कहा जाता है लोगों में स्किल्स नहीं है, लोगों में स्किल्स नहीं है।
कुछ लोगों ने भारत में भी आके कहना शुरू कर दिया है लोगों में स्किल्स नहीं है। वो गलत कह रहे हैं। भारत में स्किल्स की कमी नहीं है, हुनर की कमी नहीं है। यहां तो हुनर कूट कूट के भरा हुआ है। आप किसी गांव में भी जाएंगे, वहां पर भी आपको खूब हुनर मिलेगा। अगर हुनर से आपका मतलब अंग्रेजी जानना है तो मैं उसे हुनर नहीं मानता। अंग्रेजी जानना कोई हुनर नहीं है। लेकिन रियल स्किल्स वो होती है जिसमें आपके ज्ञान से, आपके एफर्ट से, आपके कुशल हाथों से, आपके परिश्रम से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट के अंदर बदलाव कर सकते हैं, सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। वो हुनर होता है। हुनर की कमी नहीं है भारत में। आप गांव में जाएंगे, किसी महिला से पूछेंगे तो पता लगेगा उसको 10 वो चीजें आती है जो आपको नहीं आती। किसी महिला से पूछेंगे तो वो कहेगी, पता लगेगा आपको उसको छाछ बनानी आती है, उसको पापड़ बनाने आते हैं, उसको बड़ी बनानी आती है, उसको अचार बनाना आता है। 25 प्रोडक्ट्स वो बता सकती है जो उसको आते हैं। हर प्रोडक्ट को हाईएस्ट क्वालिटी का बना सकती है, बेस्ट क्वालिटी का बना सकती है। हर प्रोडक्ट को अगर प्रॉपरली पैकेजिंग कर दिया जाए, प्रॉपरली ब्रांडिंग कर दिया जाए, तो हर प्रोडक्ट को देश में कहीं भी बेचा जा सकता है, विदेशों में भी बेचा जा सकता है। कंज्यूमर्स की कमी नहीं है, स्किल्स की कमी नहीं है, कमी है कॉन्फिडेंस की, कमी है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। अभी कुछ वर्ष पहले की बात है, राजस्थान की सरकार ने एक योजना चलाई थी। उस योजना के तहत महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाए जाते थे, जिसमें महिलाएं एक ग्रुप में अपने आप को ऑर्गेनाइज करती थी। वो एक ग्रुप में मिल करके पापड़ बनाती, बड़ी बनाती या कोई प्रोडक्ट बनाते, उसको प्रॉपरली पैकेजिंग करते, मार्केटिंग करते, और थोड़ा बहुत उसमें सरकार से भी सहायता मिल जाता। और वो समूह, महिलाओं का समूह, कुछ पैसे इकट्ठे करके, अपना पैसा इकट्ठा करके उस काम को आगे करती थी। आपको जान करके ताज्जुब होगा कि राजस्थान सरकार ने उस योजना को बंद कर दिया कि इस योजना के लिए पैसे नहीं है। आप ताज्जुब करें, इतनी शानदार योजना थी, इतनी अद्भुत योजना थी, लेकिन हमारे नीति निर्माताओं को उस योजना में कोई औचित्य नजर नहीं आया। दरअसल नीति निर्माता जिस तरह की रिपोर्ट, जिस प्रकार के एनालिसिस के आदी हैं, वो पूरी तरह से पश्चिम से प्रभावित है। आप देखेंगे, ये बात है कड़वी लेकिन फैक्ट यही है कि हमारे देश के ज्यादातर प्लानर्स जो एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो लोग होते हैं जिन्होंने विदेश के अंदर पढ़ाई की हुई होती है, विदेशी विश्वविद्यालय से पीएचडी किया हुआ है, विदेशी विश्वविद्यालय में शोध का कार्य किया हुआ है। वो व्यक्ति भारत के अंदर एक एडवाइजर बन जाता है, भारत सरकार का सलाहकार बन जाता है। और वो व्यक्ति जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसे गांव के लोगों की परेशानियों की जानकारी है, उस व्यक्ति की आवाज कोई नहीं सुनता। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। कुछ वर्ष पहले सीए इंस्टीट्यूट ने पूरे भारत के लोगों से आमंत्रित किया कि आप कुछ सलाह दो, जिसके आधार पर हम एक रिपोर्ट बना के भारत सरकार को देंगे। और उस रिपोर्ट, सीए इंस्टीट्यूट कोई रिपोर्ट देगी अगर भारत सरकार को, तो उसकी बहुत अहमियत होती है, बहुत वजूद रखती है वो। मेरी हमेशा से आदत रहती है कि जब भी बजट आने वाला होता है, मैं भारत सरकार को कुछ रिक्वेस्ट लिख देता हूँ। राजस्थान सरकार बजट बनाती है तब भी मैं उसको रिक्वेस्ट लिख देता हूँ कि कुछ ऐसा काम करें तो बढ़िया होगा। तो मैंने सीए इंस्टीट्यूट को भी उसी के तहत कुछ सुझाव भेजे। मैंने कहा इनकम टैक्स की रेट आप कम करवाएं, इनकम टैक्स कानून को सरल बनाएं, भारत के अंदर जो टैक्स लॉज हैं वो सरल बनाएं, कंपनी का कानून है वो सरल बनाएं, इस प्रकार के नए प्रावधान बनाएं जिससे छोटे छोटे उद्यमी आगे बढ़ सकें,
अपने छोटे छोटे व्यवसाय को ज्यादा पारदर्शी ढंग से चला सकें। हर व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस बने, आत्मविश्वास बने कि मैं भी टैक्स चुकाता हूं। इसके लिए टैक्स की दरों को बहुत कम कर दें और उसको सरल बना दें, बहुत सरल बना दें। लेकिन मेरे सुझाव को कोई तवज्जो नहीं मिली, उन्होंने मेरे सुझाव को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मैं तो चुप हो गया, लेकिन मैं आप लोगों को जरूर अनुरोध करूंगा कि अगर आपको मौका मिले, आपके पास में दो तीन चॉइसेस है। एक चॉइस है बहुराष्ट्रीय कंपनी की सेवा करना, उसमें नौकरी करना। आप जरूर करें, मैं मना नहीं कर रहा। पैसा मिलेगा आपको, शोहरत मिलेगी, अनुभव मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, जरूर करें। दूसरा विकल्प, भारत के छोटे छोटे व्यवसायियों को कंसल्टेंसी देना, उनको सलाह देना, उनकी मदद करना, उनको ज्ञान देना। इसमें तरक्की आपको नहीं मिलेगी, पैसा आपको नहीं मिलेगा, शोहरत नहीं मिलेगी, नाम नहीं मिलेगा, इसमें आपको रुतबा नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं ये काम करने के लिए आपको अनुरोध करूंगा, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है। क्योंकि ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी की जमीन की मांग है। वो मिट्टी जिसने आपको बनाया है, ये उस जमीन की मांग है। ये उस देश की मांग है जिस देश ने आपको बनाया है। हालांकि आपको बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये शुरुआत करते हैं तो एक उम्मीद की किरण जगती है। आपके जैसे मान लीजिए पूरे भारत के अंदर 100 लोग हो जाते हैं जो छोटे छोटे उद्यमियों के लिए सोचने लग जाते हैं, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए सोचने लग जाते हैं। फिर क्या होगा? फिर उन 100 लोगों की आवाज इतनी बुलंद हो जाएगी कि भारत के नीति निर्माता भी मजबूर हो जाएंगे। प्लानर्स ऑफ इंडिया, जो भारत के प्लानर्स हैं, वो भी मजबूर हो जाएंगे। उन्हें आपकी आवाज को अपनी योजनाओं में शामिल करना पड़ेगा। आज ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन हकीकत है कि भारत के अंदर ऐसे ऐसे लोगों का अभाव है जो हाशिए पे आए हुए भारत के छोटे उद्यमियों के बारे में नहीं सोचते, कोई नहीं सोचते। अभी मैं 13 तारीख की एक घटना का आपके सामने जिक्र करता हूं। जयपुर के अंदर, मैं जयपुर रहता हूं, जयपुर में गांधी पथ है एक। गांधी पथ के ऊपर हर मंगलवार को छोटे छोटे व्यापारी, सब्जी बेचने वाले आकर के अपनी मंडी लगाते हैं। वो मंगलवार मंगलवार ही अपना व्यापार करते हैं। तो इस मंगलवार को जब वो 5 बजे शाम को आए, अपने ऑटो में अपना सामान डाल करके लाए, लाते ही पुलिस वालों ने डंडों से स्वागत किया। बोले मंडी नहीं लगेगी अब। वो बेचारे सड़क के ऊपर अपना माल बेचने की कोशिश करने लग गए, तो पुलिस वालों ने फिर डंडे दिखाए। मजबूर हो करके उन्होंने अपना सामान, जो भी वो सामान लाए थे, वो ऐसे ही, घाटा हुआ है उनको भयंकर। कई लोग इतने दुखी हुए, बोले अब तो हम जयपुर छोड़ के अपने गांव चले जाएंगे। फिर लॉकडाउन लग गया। आप सोचिए, उस पुलिस वाले को तो सरकार तनख्वाह दे रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऑनलाइन अपना माल बेच रही है, उनका बिजनेस फर्स्ट क्लास चल रहा है, ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए व्यापार चल रहा है। लेकिन भारत की 80% जनसंख्या अनऑर्गेनाइज्ड व्यापार में, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। लॉकडाउन के बाद उन लोगों के ऊपर क्या गुजरती है, कौन उनको सहारा देता है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। कोई भी नीति निर्माता इसके ऊपर बात नहीं करता, सोचता भी नहीं। और सोचेगा क्यों? क्योंकि नीति निर्माता वो लोग हैं जिसने पीएचडी विदेश में की है, उसे भारत की जड़ों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, वो सोचता ही नहीं है। जब वो प्लानिंग करते हैं, उनकी पूरी प्लानिंग बहुराष्ट्रीय कंपनियों को केंद्रित होती है। बुरा मत माने, आप अपने खुद के पाठ्यक्रम को देखें। आपने जो पढ़ाई की, चाहे आपने ग्रेजुएशन किया, चाहे आपने सीए की पढ़ाई की, चाहे आपने कोई भी पढ़ाई की, क्या इतनी पढ़ाई के अंदर
12 साल तक की पढ़ाई में या 15 साल की पढ़ाई में क्या एक भी चैप्टर ऐसा था जो छोटे उद्योगों के बारे में था? आपको यह सिखा दिया गया होगा कि पब्लिक इश्यू कैसे लाएं। आपको यह सिखा दिया गया होगा कि पब्लिक इश्यू को कैसे रिकॉर्ड करें, उसकी एंट्रीज कैसे करें। लेकिन क्या कहीं पर भी एक भी ऐसा चैप्टर आया जिसमें जरा सा भी जिक्र हुआ कि छोटे व्यापारी को अपना व्यापार कैसे चलाना चाहिए, अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करना चाहिए? ये पूरी जो एजुकेशन की जो सिस्टम की प्लानिंग है, ये पूरी बड़ी कंपनियों के लिए ही क्यों की जाती है? क्या भारत के 80% बिजनेसमैन आपकी पढ़ाई से बेनिफिट नहीं ले सकते? सोच को बदलने की जरूरत है। सोच को बहुत बड़ी बदलाव की जरूरत है। मुश्किल तो है, लेकिन हकीकत यही है कि हम लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को कट कॉपी पेस्ट किया है यूरोप और इंग्लैंड से, अमेरिका से। बड़ा ताज्जुब होता है मुझे ये देख करके जब कुछ स्टूडेंट्स ये बताते हैं फादर ऑफ अकाउंटिंग वाज सो एंड सो। अरे भाई, जिस व्यक्ति को तुम कहते हो कि ये फादर ऑफ अकाउंटिंग है, अगर तुम इस बात को सही मानते हो, उस बात को ही तुम एग्जाम में लिखते हो, तो हजारों वर्षों से भारत में जो लेखा विधि अपनाई जा रही है वो क्या थी? क्या वो अकाउंटिंग नहीं थी? आप ये कहते हो कि ये फादर ऑफ अकाउंटिंग वो है, तो उसके जन्म से पहले, उसके जन्म से सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले भारत में जो लेखा विधि अपनाई जाती थी उसके बारे में तुम क्या कहोगे? हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर ये खुल करके लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग यूरोप में इजाद हुई, ये यूरोप में इजाद हुआ, ये यूरोप में इजाद हुआ। और आगे भी जो पढ़ाई कराई जा रही है आप लोगों को, उसमें आपके जीवन का उद्देश्य यही बताया जा रहा है कि आपको किसी बड़ी कंपनी के अंदर अकाउंटिंग का कार्य करना है, टैक्सेशन का काम करना है, कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम करना है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का काम करना है। जरूर करिए, बहुत जरूर करिए, वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है। और हम तो ये चाहते हैं, अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं तो ये कहूंगा कि हम तो ये चाहेंगे कि आप लोग भी अपनी कंपनियां शुरू करें, जो इतनी बड़ी कंपनियां बने कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो। आप लोग भी अपने स्टार्टअप शुरू करें जो पूरी दुनिया के अंदर छा सके। लेकिन इस देश की जो आज की कड़वी सच्चाई है उसको भी तो ध्यान रखना है। हम जब केस स्टडीज पढ़ाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की केस स्टडीज पढ़ाते हैं। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि अगली बार जब आप एक बड़ी कंपनी की केस स्टडी करें तो साथ में कोशिश ये करें कि किसी छोटे व्यापारी, किसी कॉटेज इंडस्ट्री, किसी ऐसे उद्यमी, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में भी केस स्टडी पढ़ें। किसी चाय वाले के बारे में पढ़ ले। मोदी जी एक उदाहरण है। चाय बेचने वाला व्यक्ति किस प्रकार एक देश का निर्माता बन सकता है, किस तरह से मेहनत करके सफलता की ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है, वो केस स्टडी भी पढ़े। अगर आप एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की केस स्टडी पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा एक दशरथ मांझी की भी केस स्टडी पढ़ें। किस प्रकार एक व्यक्ति ने अपने दम पर पूरे के पूरे एक पहाड़ को खोद दिया। अगर आप किसी इंटरनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनी की केस स्टडी पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि एक बार आप सुलभ शौचालय की केस स्टडी पढ़ें। किस प्रकार बिंदेश्वर पाठक ने पूरे भारत के अंदर सुलभ शौचालय स्थापित कर दिए। हर बस स्टैंड पे जाएंगे आपको सुलभ शौचालय मिलेगा, हर शहर में आपको सुलभ शौचालय मिलेगा, हर रेलवे स्टेशन पे आपको सुलभ शौचालय मिलेगा। कितना अद्भुत काम किया है उसने भारत में। अगर आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए ऑडिट कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत इनकम होती है, नो डाउट, तो मैं आपसे यह भी अनुरोध करूंगा कि सुलभ शौचालय जैसी संस्थाओं के लिए अपना वॉलंटरी समय निकालें। उनकी फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग के लिए आप क्या प्लान बना सकते हैं, सोचें, अपनी तरफ से उनको सलाह दें। क्या पता आपकी सलाह से उनको मदद मिल सके। भारत में फिलैंथ्रोपिस्ट की कोई कमी नहीं है। यहाँ की संस्कृति के अंदर
आज से नहीं, हजारों वर्षों से इतनी अद्भुत बातें हैं सृष्टि के कल्याण की, पूरी दुनिया के कल्याण की, जहां तक आज भी पश्चिम नहीं पहुंच पाया है, वेस्ट नहीं पहुंच पाया है। पश्चिम को तो गिने चुने 2-4 चीजें मिली है। आज योगा पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलर हो गया है। आज पूरी दुनिया के अंदर संस्कृत भाषा पॉपुलर हो रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने के अंदर संस्कृत भाषा सबसे शक्तिशाली भाषा बन के उभरेगी, सबसे शानदार भाषा बन जाएगी। लेकिन आप हजारों वर्ष पुराना भारत के संस्कृति को देखिए। विज्ञान आज पहुंचा है, लेकिन भारतीय संस्कृति में हजारों वर्ष पहले ये बोल दिया गया था, पेड़ों में भी प्राण होते हैं। ये वायु में जो कीटाणु हैं, ये हवा में जो कण हैं, उनके अंदर भी छोटे से छोटे प्राणी जो घूम रहे हैं, उनमें भी प्राण होते हैं। और इन प्राणियों के लिए भी यहाँ पर कल्याण की बात कही है। आप अथर्व शीर्ष वेद को पढ़िए। अथर्ववेद में कहा गया है क्या कि मैं इस पूरी दुनिया के कल्याण की कामना करता हूं, मैं सृष्टि के कल्याण की बात कामना करता हूं। मेरे कानों में भद्रम करने भी शुनियाम देवा, मेरे कानों में सिर्फ अच्छे शब्द सुनाई दे, अच्छी बातें सुनाई दें। ये बातें आज से 2000 साल पहले लिखी हुई। हेलो। और यही बातें तो आज की मॉडर्न एजुकेशन में सिखाई जा रही है दोस्तों। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ नमस्ते सर। हाँ एक सेकंड सर। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ स्टूडेंट अनाउंसमेंट पूछना है, एक सेकंड। हाँ पूछिए। हेलो। यस सर। हाँ मैं पूछ रहा हूँ, जैसे कल सुबह का जैसे